बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़। क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है। इस ट्रेंड को समझने से पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी को तफसीलन पढ़ेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी को मिसालों की मदद से समझेंगे, इसकी इकसाम के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम आयनाइजेशन एनर्जी पर असर अंदाज होने वाले कुछ फैक्टर्स का भी मुताला करेंगे। इसके बाद हम बड़ी तफसील के साथ फिर आयनाइजेशन एनर्जी पर कौन कौन से पीरियोडिक टेबल के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं उनके बारे में भी बहस करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। आयोनाइजेशन एनर्जी, इससे पिछले लेक्चर में हमने दो खसूसियात की तब्दीली देखी है। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने एटॉमिक रेडियस में तब्दीली को समझा और उसके बाद शील्डिंग इफ़ेक्ट को बड़ी तफसील के साथ समझा, जिसमें हमने जेड इफ़ेक्ट का नज़रिया भी समझने की कोशिश की है। आज बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और किस तरह से पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियड में बाएं से दाएं जाने चलते हैं एलिमेंट्स की तरफ, तो किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी में तब्दीली आती है, और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी की तब्दीली कैसे है, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आयनाइजेशन एनर्जी इसकी तारीफ लिखता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी शय को उसके आयंस के अंदर तब्दील करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, आयनाइजेशन आयंस में तब्दीली। तो आयंस में तब्दील करने के लिए किसी न्यूट्रल एटम को उसके आयन में तब्दील करने के लिए एनर्जी की जो तब्दीली आएगी वो तब्दीली आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ज़्यादातर तो यही होता है कि जब भी कोई आयन बनता है तो आयन बनते दौरान कोई भी एटम क्या करता है, एनर्जी को जज़ब करता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर हम यही बात करेंगे कि जब एक न्यूट्रल एटम आयंस के अंदर तब्दील होगा तो आयन में तब्दील होते हुए वो किस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा और उसके बाद इसके बदले एनर्जी को जज़ब करेगा और उसके नतीजे में वो आयन में तब्दील होगा। तो एनर्जी जज़ब करके आयन में तब्दील होना और इस पूरे अमल के दौरान जितनी मिकदार एनर्जी की जज़ब होगी वो क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो हम इसकी तारीफ लिखते हैं। किसी भी एलिमेंट के आज़ाद एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए एटम जो एनर्जी जज़ब करता है आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो किसी भी एलिमेंट के आज़ाद एटम, हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई शय अपने आयन में तब्दील होती है तो वो एटम की हालत से अपने आयन में तब्दील होती है। कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड की शक्ल में अपने आयन के अंदर तब्दीली इतनी आसानी से नहीं होती। मैं एटम के लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो एटम के लिए चाहिए फिर एलिमेंट का, क्योंकि एलिमेंट एटम्स के मिलने से बना हुआ है, तो मुझे चाहिए कि अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उनको एक दूसरे से अलहदा कर दिया जाए।
जब मैं अलहदा करता हूँ किसी एलिमेंट के एक एटम को, तो फिर ऐसे एटम को मैं क्या नाम देता हूँ? आज़ाद एटम। और इसी आज़ाद एटम को गैसी एटम भी बोला जा सकता है, क्योंकि वो आज़ाद तब होगा जब वो किसी गैस के अंदर तब्दील हो जाएगा, क्योंकि गैस में एटम्स किसी भी शय के वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासलों के ऊपर होते हैं, उनके दरमियान किसी किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद नहीं होती। तो मैं बात करता हूँ किसी भी एलिमेंट के आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल में से। तो आज़ाद एटम या आज़ाद गैसी एटम दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है। आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए, अब मैंने एक एटम की बात की, वो आज़ाद तभी होगा जब वो गैस की हालत में होगा, क्योंकि माया की शक्ल में या ठोस की शक्ल में एटम्स आज़ाद नहीं होते, बल्कि उन एटम्स के दरमियान, किसी एक ही शय के एटम्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसी एक एटम के लिहाज से, और वो आज़ाद तब ही है जब वो गैस की हालत में है। तो किसी भी एलिमेंट के आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल में से, वो जो एक एटम है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए, एटम से बाहर निकालने के लिए एटम क्या करेगा? एनर्जी को जज़ब करेगा। एनर्जी की जो मिकदार एटम को चाहिए अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एनर्जी की वो मिकदार क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं सोडियम, जिसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो सोडियम न्यूट्रल से जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो वो सोडियम आयन के अंदर तब्दील हो जाता है। तो सोडियम से सोडियम आयन बनते दौरान एनर्जी की एक तब्दीली आती है। कैसे तब्दीली आती है? क्योंकि इस एटम ने क्या किया? एनर्जी को जज़ब कर लिया। जज़ब करने के बाद अपने वैलेंस शेल में से इस इलेक्ट्रॉन को खारिज किया है। तो एनर्जी की ये जो तब्दीली है, जितनी एनर्जी को जज़ब करके उसने ये काम किया है, वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और अगर मैं सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो इसको मैं लिखूंगा कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है डेल्टा एच जो है वो किसके बराबर होगी? 496 किलो जूल फी मोल, किलो जूल फी मोल। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव साइन है ये यहाँ पे इस बात की तरफ इशारा है कि इस सोडियम ने क्या किया है? इतनी एनर्जी को जज़ब किया, और जज़ब करने के बाद वो किस में तब्दील हो गया? सोडियम आयन के अंदर तब्दील हो गया। एटम की मैं बात कर रहा हूँ कि सोडियम एटम था, ये उसका न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल के अंदर सोडियम में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 11। ये 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम के अंदर मौजूद हैं। सोडियम ने क्या किया? एनर्जी को जज़ब किया। कितनी एनर्जी को? 496 किलो जूल फी मोल एनर्जी को जज़ब किया। जब सोडियम एटम इतनी एनर्जी को जज़ब कर लेता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो बाहर निकलने की वजह से जो सोडियम है, चूँकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1 पॉजिटिव 1, और उसका जो तीसरा शेल है हम कहेंगे कि वो ख़त्म हो चुका है। सिर्फ पीछे सोडियम के 2 शेल बचे हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उन 2 शेल्स के अंदर। दूसरे शेल में 8, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको मैं इस तरह से ज़ाहिर कर दूंगा। तो ये सारा प्रोसेस हुआ है, ये सारा अमल हुआ है कि जब भी कोई एटम अपने, मतलब ये आज़ाद एटम है, मैं एक सोडियम, पूरे एलिमेंट में से सिर्फ एक एटम की बात कर, ये सोडियम का एक एटम है जो आज़ाद गैसी हालत के अंदर मौजूद है, और इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस एटम ने जो एनर्जी जज़ब की है वो एनर्जी क्या कहलाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और ये वो एनर्जी है जो सोडियम के न्यूट्रल एटम को सोडियम के आयन के अंदर तब्दील करने के लिए ज़रूरी है।
तब तक सोडियम अपने आयन के अंदर तब्दील नहीं हो सकता जब तक वो इतनी एनर्जी को जज़ब कर नहीं लेता। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के यूनिट की। चूँकि एनर्जी है और एनर्जी के लिहाज से अगर हम इसका यूनिट देखें तो हम लिखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट या हम लिख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को किलो जूल फी मोल में मालूम किया जाता है। तो यूनिट के लिहाज से अगर हम बात करें तो यूनिट क्या लिखेंगे, किलो जूल फी मोल, कि किसी भी शय का एक मोल उसके आयन में तब्दील होने के लिए कितनी एनर्जी को जज़ब करेगा किलो जूल के अंदर, वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। मैं आयनाइजेशन एनर्जी की इकसाम की बात करता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी मुख्तलिफ इकसाम की होती है। आयनाइजेशन एनर्जी की इकसाम, आयनाइजेशन एनर्जी की इकसाम का इन्हिसार इस बात पर है कि किसी भी आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन को खारिज करना ज़रूरी है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को खारिज कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए हम उस एटम को जितनी एनर्जी देंगे वो उसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम उसी किसी आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो उसकी एनर्जी चाहिए होगी वो एनर्जी उसकी क्या कहलाएगी, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह से तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी, चौथी, पांचवी, छठी। तो ये इसका इन्हिसार इस बात पर है कि हम किसी एटम के वैलेंस शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन को खारिज करना चाहते हैं या कितनवें इलेक्ट्रॉन को खारिज करना चाहते हैं। अगर पहला इलेक्ट्रॉन खारिज करने जा रहे हैं तो जो एनर्जी जज़ब होगी एटम के अंदर वो फर्स्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉन खारिज करने लगे हैं तो जो एनर्जी चाहिए होगी एटम को वो सेकंड, और तीसरा इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए जो एटम को एनर्जी चाहिए होगी वो थर्ड। और इसी तरह से ये मुख्तलिफ आयनाइजेशन एनर्जी मौजूद होती हैं। इनमें से मैं पहली दो आयनाइजेशन एनर्जी की तफसील यहाँ पे लिखता हूँ। पहली आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी। पहली आयनाइजेशन एनर्जी को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी लिखा जा सकता है और दूसरी को सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी लिखा जा सकता है। मिसाल की मदद से दोनों को समझ लेते हैं कि पहली आयनाइजेशन एनर्जी या दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट या पहली आयनाइजेशन एनर्जी तारीफ लिखते हैं सबसे पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। तो किसी भी एलिमेंट के आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए
एटम जो एनर्जी जज़ब करता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। फर्स्ट, पहली, एटम के वैलेंस शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। जैसे हमने ये जर्नल सोडियम की मिसाल दी है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए और इसको मैग्नीशियम आयन में तब्दील करने के लिए जो एनर्जी मैग्नीशियम जज़ब करेगा वो क्या कहलाती है? मैग्नीशियम की फर्स्ट या पहली आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसको मैं लिखूँगा कि ये डेल्टा एच किसके बराबर होगा? पॉजिटिव किलो जूल फी मोल। पॉजिटिव सिंबल इस बात को जाहिर करता है कि मैग्नीशियम इतनी एनर्जी को जज़ब करता है अपने वैलेंस शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए। अगर मैग्नीशियम की साख्त यानी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। मैग्नीशियम के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जबकि दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तीसरे शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इन दो में से वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोला जा सकता है। अब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस में से किसी भी एक को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो पहली आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी और वो 736 होगी। अगर मैं इतनी एनर्जी मैग्नीशियम के एटम को दूंगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में से बाहर निकल जाएगा और मैग्नीशियम को तब्दील कर देगा किसमें? मैग्नीशियम आयन में। शेल उतने ही रहेंगे क्योंकि मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अभी सिर्फ पहला इलेक्ट्रॉन ही खारिज किया है, लिहाजा मैग्नीशियम पे चार्ज आ जाएगा +1 और वो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन उसको मैं 7 इस तरह से जाहिर कर दूंगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे जबकि तीसरे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रह चुका होगा। अब ये बन चुका है मैग्नीशियम आयन और ये +1 चार्ज रखता है, पॉजिटिव 1 चार्ज रखता है। और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन तक आने के लिए मैग्नीशियम जितनी एनर्जी को जज़ब करता है वो इसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है और इसकी मिकदार कितनी है? 736 किलो जूल फी मोल। मतलब 1 मोल मैग्नीशियम के एटम्स 1 मोल मैग्नीशियम आयन में तब्दील होने के लिए इतने किलो जूल एनर्जी जज़ब करते हैं। 1 मोल, इस मिकदार से मुराद क्या है कि 1 मोल मैग्नीशियम के एटम 1 मोल मैग्नीशियम के आयंस में तब्दील होने के लिए इतनी एनर्जी को जज़ब करते हैं। अब जब एनर्जी को जज़ब करेंगे तो मैग्नीशियम की एनर्जी पहले कुछ और थी, आयंस की हालत में चूँकि उसने एनर्जी जज़ब की हुई है तो एनर्जी कुछ और होगी। इसका मतलब न्यूट्रल एटम से आयन बनते दौरान एनर्जी की तब्दीली आती है, उस एनर्जी की तब्दीली को ही हम डेल्टा एच की मदद से जाहिर करते हैं और ये वैल्यू हमें बताती है कि पहले की निस्बत अब एनर्जी में इतनी तब्दीली आ चुकी है और पॉजिटिव साइन बताता है कि इतनी एनर्जी पहले न्यूट्रल एटम की निस्बत अब बढ़ चुकी है। आगे चलते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जिसको हम दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसकी हम तारीफ लिखेंगे कि किसी भी एलिमेंट के
किसी भी एलिमेंट के आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल में से दूसरा इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए एटम जो एनर्जी जज़ब करता है दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। वैलेंस शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो फर्स्ट, जबकि वैलेंस शेल में से दूसरा इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की मिकदार हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। क्या इसकी वजह है? असल में जब एटम पहला इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में से निकाल चुका होता है तो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन की तादाद उतनी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हुई है। मैं अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम में न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन थे और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर 12 थे। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 11। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी है? वो तो 12 ही है। पहले बाहर वाले 12 इलेक्ट्रॉन को अंदर 12 प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे थे, लेकिन अब क्या होगा? अब इस 11 इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले 12 प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को जितनी ताकत से खींच सकते हैं उससे ज़्यादा ताकत से वो 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो आयन बन चुका है, इस आयन में से मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन निकालना अब मुश्किल है। तो लिहाजा इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले की निस्बत और ज़्यादा मिकदार में एनर्जी दी जाएगी, फिर जाके ये एटम क्या करेगा? उस एनर्जी की मदद से इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अपने शेल में से खारिज कर देगा। और जितनी एनर्जी चाहिए होगी मज़ीद ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो क्या कहलाएगी? इस एटम की सेकंड या दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। मिसाल के तौर पर हम इसी मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम आयन के हवाले से बात करते हैं कि हमारे पास ये था मैग्नीशियम आयन जो पहला इलेक्ट्रॉन अपना खारिज कर चुका था। ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। तीसरे शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ। मैग्नीशियम, मैं इधर इसको एक मसावात की मदद से भी पहले ज़ाहिर कर देता हूँ कि मैं मैग्नीशियम आयन की बात करता हूँ। इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और इसको Mg+2 में मैग्नीशियम आयन में तब्दील करने के लिए जितनी एनर्जी मैग्नीशियम क्या करेगा? जज़ब करेगा, वो दूसरी या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी और वो 1443 किलो जूल फी मोल एनर्जी की मिकदार होगी। मतलब कि 1 मोल मैग्नीशियम पॉजिटिव 1 को 1 मोल मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 में तब्दील करने के लिए हमेशा मैग्नीशियम 1443 किलो जूल फी मोल एनर्जी जज़ब करेगा और फिर ये तब्दीली होगी। मतलब कि मैग्नीशियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैग्नीशियम इतनी एनर्जी रिक्वायर करेगा, इस एनर्जी को जज़ब करेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर खारिज कर देगा। अब जब बाहर खारिज करेगा तो जो मैग्नीशियम का वैलेंस शेल है इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाने की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा मैग्नीशियम में सिर्फ 2 शेल्स बचेंगे, दोनों ही मुकम्मल तौर पर भरे होंगे इलेक्ट्रॉन से। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन जबकि दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स
मौजूद होंगे और इस पर चार्ज क्या लिखा जाएगा, जमा 2, और जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको हम 7 इस तरह से जाहिर कर देंगे। तो मैग्नीशियम इतनी एनर्जी चाहता है अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में से निकालने के लिए, तो ये मैग्नीशियम की क्या कहलाती है, सेकंड या दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। आयनाइजेशन एनर्जी को अगर जाहिर करने की बात करें, इजहार, इसको कैसे जाहिर किया जाता है आयनाइजेशन एनर्जी को, तो आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी को जमा आई से जाहिर करते हैं। एक बात नोट के तौर पर याद रखें कि वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू रखते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद, ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक से ज़्यादा होती है, वो एक से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर दूसरे और तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक से ज़्यादा होती है, लिहाजा वो एक से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़ाहिर करते हैं। एक बात यहाँ पे और याद रखें, हमने पढ़ा कि दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहले से ज़्यादा होगी, इसी तरह से जो तीसरी होगी वो दूसरी से ज़्यादा होगी, चौथी जो होगी वो तीसरी से ज़्यादा होगी। लिहाजा आयनाइजेशन एनर्जी का अगर मैं ये रुझान देखना चाहता हूँ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के लिहाज से किसी एक एटम की, तो इसको मैं कुछ इस तरह से ज़ाहिर कर सकता हूँ कि पहली आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी से, जो कि कम होती है तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी से, जो कि कम होती है चौथी आयनाइजेशन एनर्जी से, और ये इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाती हैं। ये आयनाइजेशन एनर्जी का उनकी मिकदारों के लिहाज से एक ताल्लुक़ है कि आपने ये बात याद रखनी है कि किसी एक एटम की जो बड़ी आयनाइजेशन एनर्जी की मिकदारें होंगी वो छोटी आयनाइजेशन एनर्जी की मिकदारों से ज़्यादा ही होंगी। बड़ी से मुराद कि दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी या तीसरी या चौथी, ये मुताबिकतन ये पहली से दूसरी, पहली से तीसरी, दूसरी से चौथी, तीसरी से ज़्यादा मिकदार रखती होगी आयनाइजेशन एनर्जी की। अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी को मज़ीद इसकी वजाहत करते हुए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी पर असर अंदाज हो सकते हैं, अगर मैं मज़ीद बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर असर अंदाज होने वाले फैक्टर्स की कि कौन कौन से ऐसे अनासर हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं या आयनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार किन बातों पर होता है, तो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर तो ये चीज़ नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं वैसे आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है एटम का साइज़। ये पहला फैक्टर, एटम का साइज़। अब एटम का साइज़ आयनाइजेशन एनर्जी को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है?
जितना एटम अपने साइज के लिहाज से छोटा होगा, छोटा एटम होने से मुराद ये है कि उसका वैलेंस शेल न्यूक्लियस के उतना करीब होगा, और वैलेंस शेल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उस वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से न्यूक्लियस की जो फोर्स अट्रैक्शन की ताकत है वो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उतनी ज़्यादा होगी। तो जितना न्यूक्लियस ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा फोर्स के साथ आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, उन आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से निकालना, वहाँ से दूर करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। इसका मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा मिकदार चाहिए होगी आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एटम का साइज़ जितना छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। या इसके बरक्स मैं ये भी कह सकता हूँ कि एटम का साइज़ जितना बड़ा होगा, एटम का साइज़ बड़ा होने से मुराद है कि न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के साथ फासला ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के साथ फासला जितना ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन की ताकत है वो उतनी कम हो जाती है, और कम ताकत की वजह से उस आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना कदरे आसान हो जाता है। लिहाजा थोड़ी सी एनर्जी भी अगर एटम को दी जाए तो वो अपने आखिरी शेल में पड़े हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। इसका मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी कम दरकार होती है। तो एटम का साइज़ और आयनाइजेशन एनर्जी का अगर मैं आपस में ताल्लुक़ बनाऊं तो ये ताल्लुक़ क्या बनेगा? मैं लिखूंगा कि एटम का साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एटम का साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना एटम का साइज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम, और जितना एटम का साइज छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा। तो मैं लिख लेता हूँ, जितना साइज ज़्यादा होगा आयनाइजेशन उतनी कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, और जितना साइज थोड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा दरकार होगी। दूसरा एक फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी पर असरअंदाज होता है और वो है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट का क्या ताल्लुक है, ये किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर असरअंदाज होता है? आपने पढ़ा शील्डिंग इफेक्ट था क्या कि किसी एटम के अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस की ताकत को, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की ताकत को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से रोकना, इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। अब एक बात ज़हन में रखें कि शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने से मुराद ये है कि अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उतनी ज़्यादा है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को आखिरी इलेक्ट्रॉन तक उतना ही रोकने से बचा रहे हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने से मुराद है कि अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है। अंदरूनी इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होने से मुराद है एटम का साइज़ बड़ा है, और जब एटम का साइज़ बड़ा होगा तो आपने पहले फैक्टर के अंदर इस बात को समझ लिया कि एटम का साइज़ ज़्यादा होने से मुराद है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और एटम का साइज़ ज़्यादा कब होगा? जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट के लिहाज से भी आयनाइजेशन एनर्जी का एक ताल्लुक यहाँ पे लिखूँ तो मैं लिखूँगा कि शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी, इनका आपस में ताल्लुक क्या है? इनवर्स। शील्डिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन एनर्जी का ताल्लुक क्या है? इनवर्स। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। मतलब शील्डिंग इफेक्ट के ज़्यादा होने से अंदरूनी इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी, अंदरूनी इलेक्ट्रॉन की तादाद के ज़्यादा होने से आखिरी शेल न्यूक्लियस से फासले पर होगा, मतलब एटम का साइज़ बड़ा होगा। जितना एटम का साइज़ बड़ा होगा न्यूक्लियस की ताकत
वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक उतनी कम होगी। इस कम ताकत की वजह से आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालना कदरे आसान हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने का बाइस बन सकती है। तो हम कहेंगे कि शील्डिंग इफ़ेक्ट के ज़्यादा होने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं एक और फैक्टर की बात करूं जो आयनाइजेशन एनर्जी पर असरअंदाज होता है, वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, मैं बात कर रहा हूँ कि न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के ऊपर जो होल्ड है, न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के साथ जो अट्रैक्शन की ताकत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको मौसर न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। तो न्यूक्लियस आखिरी शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के साथ जितनी अट्रैक्शन रखेगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा रखेगा, न्यूक्लियर चार्ज के ज़्यादा रखने से आखिरी शेल न्यूक्लियस के करीब होगा, जिसकी वजह से आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा दरकार होगी वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनको भी इस तरह से लिखा जा सकता है कि न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद ये कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी ये काम करवाने के लिए, लिहाजा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी तरह से एक और फैक्टर भी है जो आयनाइजेशन एनर्जी पर असरअंदाज होता है, और वो है ऑर्बिटल्स की फितरत। ऑर्बिटल्स की फितरत। अब ऑर्बिटल्स की फितरत से क्या मुराद है? ऑर्बिटल मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ असल में सब शेल्स के लिहाज से, एस पी डी एफ। हम जानते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको शेल बोला जाता है। हर एनर्जी लेवल मज़ीद सब एनर्जी लेवल्स पर मुश्तमिल होता है जो कि सब शेल्स कहलाते हैं। सब शेल की मुख्तलिफ सहरूखी जो पोजीशंस होती हैं न्यूक्लियस के गिर्द, उनको ऑर्बिटल्स का नाम दिया जाता है। तो ऑर्बिटल के लिहाज से मैं तकसीम करता हूँ शेल्स को एस पी डी और एफ के अंदर। तो हर शेल के अंदर ये चार तरह के, मतलब पहले शेल में एस सब शेल मौजूद होता है, दूसरे में पी, तीसरे में डी, चौथे में एफ तक सब शेल्स मौजूद होते हैं। लिहाजा अगर मैं इनकी फितरत की बात करूं, नेचर की बात करूं ऑर्बिटल्स की, तो एस सब शेल ये चूँकि पहले शेल से ही शुरू हो जाता है, ये न्यूक्लियस के करीब होता है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर पाए जाते हैं, अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उनको निकालना मुश्किल होगा। जो इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर पाए जाते हैं उनको निकालना कदरे आसान होगा, क्योंकि पी सब शेल एस की निस्बत न्यूक्लियस से थोड़ा सा फासले पर होता है। इसी तरह से अगर डी के अंदर कोई आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसको निकालना मज़ीद आसान हो जाएगा, क्योंकि एस और पी की निस्बत डी न्यूक्लियस से और ज़्यादा फासले के ऊपर होता है। और अगर एफ सब शेल के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसको निकालना सबसे आसान होगा, क्योंकि एफ सब शेल का न्यूक्लियस से फासला एस पी डी तीनों की निस्बत सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑर्बिटल की फितरत के लिहाज से बात करूँ तो पहले तो मैं इन तीनों की एनर्जी के लिहाज से बात करूं तो एस की जो एनर्जी है, एस सब शेल की ये सबसे कम होगी, इससे ज़्यादा एनर्जी पी की होगी, इससे ज़्यादा डी की होगी और इससे ज़्यादा एनर्जी एफ की होगी। तो एनर्जी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी उस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो एफ सब शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, एस सब शेल में से निकालना मुश्किल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जितनी कम एनर्जी पोजीशन के ऊपर मौजूद होता है वो उतना ही ज़्यादा मुस्तहकम या स्टेबल होता है। तो इन ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी को अगर देखें, मद्देनज़र रखें, तो एस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, लिहाजा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब होता है, पहले शेल से शुरू हो जाता है। इसके बरक्स पी डी या एफ में से इलेक्ट्रॉन निकालना कदरे
आसान होता है। अगर मैं शील्डिंग इफ़ेक्ट, एटम का साइज़ या न्यूक्लियर चार्ज, इन तमाम को आपस में मिलाकर एक आपके सामने ताल्लुक़ को ज़ाहिर करूं तो ताल्लुक़ कुछ इस तरह से बनेगा कि मैं कह सकता हूं कि एटम का साइज़ ज़्यादा होने से मुराद है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा है। शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होने से मुराद है कि न्यूक्लियर चार्ज कम है, और न्यूक्लियर चार्ज कम होने से मुराद ये होगी न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज कम, न्यूक्लियर चार्ज कम तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो इसका अगर रिलेशन बनाएं तो ये रिलेशन बनेगा आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, इसको मैं लिखता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, ये ताल्लुक़ बनेगा इसका कि एटम का साइज़ ज़्यादा, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी कम, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज कम, आयनाइजेशन एनर्जी कम। और इन चारों बातों को मैंने एक ही ताल्लुक़ के अंदर ज़ाहिर करने की यहाँ पे कोशिश की है। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज के लेक्चर में आपने समझा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम कौन कौन सी हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी पर असरअंदाज होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।